नोटों की बारिश। क्या कभी आपने नोटों की बारिश देखी है? क्या आपने पैसों से खेलता हुआ इंसान देखा है? क्या आपने कभी पैसों के बिस्तर में सोता हुआ इंसान देखा है? नहीं तो आज चलो उससे मिलते हैं। अमर सूरजपुर में बहुत ही गरीब परिवार में जन्मा था। उसके पैदा होते ही उसके पिता का देहांत हो गया था। माँ ने दूसरों के घर झाड़ू पोछा करके अपने बच्चे को किसी तरह पाला। अभी अमर 8 वर्ष का ही था कि सड़क के किनारे जा रही उसकी माँ को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। बिना माँ बाप का अमर मैले कुचले, फटे पुराने कपड़े पहने गांव में इधर उधर घुमा करता। न तो वह मुंह धोता, न नहाता। वह देखने में बहुत ही विभत्स लगता। बाल उसके मिट्टी से सने हुए, आपस में उलझे हुए बेरंग लगते। कोई कहता तो नल के पास जाकर मुंह में पानी चुपड़ लेता। अमर किसी के खेतों में काम कर देता था, कोई और छोटा मोटा काम कर लेता तो उसे खाने को मिल जाता। इसी तरह उसकी जिंदगी कट रही थी। एक दिन गांव में एमएलए इलेक्शन का प्रचार करने एक प्रत्याशी आए हुए थे। वह उनकी गाड़ी के पीछे पीछे भागने लगा। यह घटना उस समय हुई जब वह गांव के बाहर बच्चों के साथ खेल रहा था। गाड़ी गांव में आकर रुकी। उसमें से विनय प्रताप सिंह तथा उसके समर्थक उतरे। उनके उतरते ही अमर जाकर विनय प्रताप सिंह के बगल में खड़ा हो गया। गांव के अन्य लोगों ने उसे झिड़क कर बाहर कर दिया। तभी विनय प्रताप सिंह जी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अमर। नाम तो सुंदर है तुम्हारा। क्या करते हो? कुछ नहीं। तभी गांव के ही बुजुर्ग ने एमएलए प्रत्याशी को बताया कि वह अनाथ है। उसका घर भी नहीं है, किसी के दरवाजे अपनी रात काट लेता है। एमएलए प्रत्याशी ने अमर से कहा, क्या तुम मेरे घर चलोगे? अमर इस प्रस्ताव को कैसे अस्वीकारता, उसे तो मानो मन मांगी मुराद मिल गई थी। उसने झट हाँ कह दिया। एमएलए प्रत्याशी विनय प्रताप सिंह उसे अपनी कोठी पर ले जाकर अपने नौकरों को उसे साफ सुथरा करके लाने को कहते हैं। उसके नौकरों ने उसे पहले बाजार ले गए, जहां से उसके लिए कई जोड़ी सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदे। फिर घर आकर उसका कायाकल्प हुआ। नैन नक्श सुंदर, पक्के रंग का वह बालक सुंदर कपड़ों में बहुत ही आकर्षक लग रहा था। यदि उस बालक को उसी के गांव में डाल दिया जाता तो कोई भी व्यक्ति उसे पहचान नहीं पाता कि वह वही अमर है। अमर आज बहुत प्रसन्न था। उसने कभी इतने सुंदर कपड़े नहीं देखे थे। उसने आज ना जाने क्या क्या खाया जो उसे खुद नहीं पता था कि वह क्या है। उसे सब स्वप्न जैसा लग रहा था। रात को उसे नर्म गद्दे में सोने को मिला। उसे तनिक देर में ही गहरी नींद आ गई। उसे रात को स्वप्न आया कि माँ उसके बगल में सो रही है। सुबह उठा तो देखा उसके बगल में एमएलए प्रत्याशी विनय प्रताप सिंह जी थे। उसे तनिक सकुचाहट लगी, परंतु उनके स्नेह से वह बिल्कुल उनसे हिलमिल गया। वैसे तो विनय प्रताप सिंह जी का ताल्लुक पुराने रजवाड़े खानदान से था। उनकी विरासत उत्तर से दक्षिण 80 कोस तथा पूर्व से पश्चिम 40 कोस तक थी। गंगा नदी के किनारे उनकी आलीशान किला नुमा कोठी उनकी रईसी का जीता जागता प्रमाण था। भारत के स्वतंत्र होते ही विरासत चली गई, परंतु अब भी उनके खानदान में 200 एकड़ जमीन थी। कानपुर शहर के अंदर 2 एकड़ जमीन, जिसमें एक होटल, किराए की दुकानें तथा उनका आवास था। वैसे उनके परिवार में उनकी पत्नी को छोड़कर 3 भाई और थे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, चारों भाइयों के बीच एक भी औलाद न थी। अमर को पाकर उनकी यह कमी नहीं रही। अमर का दाखिला एक कॉन्वेंट स्कूल में कराया गया। वह कॉन्वेंट स्कूल जिले का सबसे अच्छा और महंगा था।
जो स्वयं विनय प्रताप सिंह जी का था। आज अमर लंदन से MBA करके भारत वापस आया था। उसका सम्मान किसी राजकुमार का जैसे होता है वैसे हुआ। रेलवे स्टेशन से 120 गाड़ियां उसकी अगवानी के लिए गई थी। इतना भव्य स्वागत देखकर अमर गदगद हो गया। रास्ते में जगह जगह उसके स्वागत में लोग फूलों की माला लेकर खड़े थे। क्यों ना खड़े हो विधायक जी का बेटा जो लंदन से MBA की डिग्री लेकर जो लौटा था। विधायक विनय प्रताप सिंह जी का MLA का यह दूसरा कार्यकाल था। लोग उनकी सहायता के कायल थे। वे गरीबों की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। अधिकारियों की मीटिंग में वे स्पष्ट कह देते कि मेरी विधानसभा का कोई भी पीड़ित व्यक्ति या परिवार यदि आप लोगों के पास आए तो तुरंत कार्यवाही करिएगा। मैं हिलावाली कतई पसंद नहीं करता। एक दिन डिनर के समय सभी परिवार के सदस्य डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए एकत्र हुए। तभी विनय प्रताप सिंह के बड़े भाई अजीत प्रताप सिंह जी ने कहा, अनुज विनय, यह बताओ कि अमर के बारे में भी कुछ सोचा है? तुम राजनीति में व्यस्त रहते हो, मैं बूढ़ा हो चला हूँ और बिजनेस को संभाल पाने के लिए मुझ में सामर्थ्य नहीं रखा। होटल व्यवसाय को अभय तो संभाल लेता है, परंतु मुंबई का कारोबार जो तुमने खड़ा किया है उसे कौन संभालेगा? आदित्य प्रताप सिंह लखनऊ का कारोबार संभाल रहा है। वह मुंबई का कारोबार और लखनऊ दोनों जगह का कारोबार संभालते हुए सहज नहीं महसूस कर पा रहा है। मैं सही कह रहा हूँ ना? विनय नम्रता से कहा, हाँ भैया, यह तो सही है। मुंबई के कारोबार में कठिनाई आ रही है। अमर के बारे में आप ही निश्चित कर दीजिए कि उसे क्या करना है। मैं निर्णय करने वाला कौन होता हूँ? अभी तक जितने फैसले परिवार के बारे में लिए आपने ही लिया है। भला किसकी मजाल जो आपके आदेश का उल्लंघन कोई करे। अमर को मुंबई के व्यवसाय की पूरी जिम्मेदारी दे दी गई। अमर ने व्यवसाय को नए तरीके से प्रारंभ किया। अमर रिस्क उठाने में तनिक भी संकोच नहीं करता था। उसके व्यापार करने का तरीका रंग ला रहा था। 5 वर्ष में उसने अपने व्यवसाय को 5 गुना कर लिया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसका व्यवसाय कोरोना काल में भी खूब फला फूला। आज वह पैसों में खेल रहा था। उसके ऊपर प्रकृति मेहरबान थी जिससे उस पर नोटों की वर्षा हो रही थी। कहाँ एक एक दाने को तरसने वाला अनाथ बच्चा मैले कुचले कपड़ों में लिपटा हुआ विभत्स लड़का आज ऊंचाइयों को छू रहा था। कुछ समय पश्चात अमर अपने गांव सूरजपुर लौट कर आया। उसने अपने गांव में एक सीमेंट फैक्ट्री खोल दी। आज उसके गांव के बेरोजगार लड़के उस फैक्ट्री में काम धंधे से लग गए थे। सूरजपुर गांव को अमर ने गोद ले लिया था। एक एक नाली, एक एक सड़क सब पक्की हो गई थी। आज सूरजपुर गांव पर अमर की वजह से नोटों की बारिश हो रही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।